हिमाचल प्रदेश में जो गवर्नमेंट स्कूलों की शिक्षा उसमें बहुत गिरावट आ गई। हम भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, आम स्कूल से पढ़े हैं। हमारे समय बेंच नहीं होते थे बैठने को। पहले छोटी क्लास में टाट मिला करती थी, उसके बाद 8वीं के बाद बेंच मिला करते थे। उसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी चुनौती का सामना नहीं कर सकते। आप सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लगनशीलता से कार्य करना है, अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटना है। चुनौतियां आती है, लेकिन उन चुनौतियों को लड़ाई की तरह लड़कर नहीं, युद्ध की तरह लड़ना है। और जब दिल में भावना हो तो कोई भी व्यक्ति जो भी चीज सोचे उस चीज को प्राप्त कर सकता है, पर उसके लिए उसको अच्छे अपने कर्म करने पड़ेंगे उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए। मैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण हूं। मैं राजनीतिक जीवन में आया हूं, उस समय सरकारी नौकरी को ही राजनीति कहते थे कि सरकार में नौकरी लग जाओ, अपना जीवन यापन कर लो। लेकिन हमने राजनीति को चुना और आज मैं मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा हूं, एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं आपसे, जब भविष्य की युवा पीढ़ी बैठी है, हम शिक्षा में व्यापक सुधार कर रहे हैं। हमने देखा कि जब मैं आया, मैंने शिक्षा के स्तर में देखा तो हम दूसरे स्थान से खिसकर क्वालिटी एजुकेशन में 20वें स्थान पर पहुंच गए हैं और आने वाले समय में और नीचे जा सकते हैं अगर हमने स्थिति को नहीं संभाला। फिर क्या होगा? जब आपके पास क्वालिटी नहीं होगी, आपके बीच में आत्मविश्वास नहीं होगा, आप अपनी बात को सही ढंग से रख नहीं पाएंगे। इस दृष्टि से हमने शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए अगले एकेडमिक सेशन से निर्णय किया है कि परिणाम कुछ भी हो, हम शिक्षा के स्तर को सुधारेंगे और उसमें हम पहली क्लास से, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहना चाहिए, हम पहली क्लास से इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं ताकि सारे गवर्नमेंट स्कूलों में पहली क्लास से इंग्लिश की क्लासेस शुरू। और इंग्लिश क्लास से कोई बड़ा बुद्धिमान नहीं होगा। हम सोचे कि इंग्लिश में बोलता हूं तो मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं। एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो आपको आने वाले भविष्य में सीखनी जरूरी होगी। आप +2 में जाके सीखें, उसके आगे जाके सीखें, पहले ही सीख लें तो अच्छा होगा। उसके अलावा आपको गणित में कैसे आगे बढ़ना है, आपके खेल का क्या सिस्टम होना चाहिए, आपके स्कूल में किस प्रकार की कक्षाएं होनी चाहिए, किस प्रकार की क्वालिटी होनी चाहिए, उस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। अभी क्या होता है कि हम शिक्षा संस्थान खोल देते हैं कि यहाँ 5 बच्चे शिक्षा संस्थान खोल दो और टीचर 1 होता है, पढ़ाई ढंग से नहीं होती। हमने कहा हर एक जगह क्लस्टर बनाइए और उस शिक्षण संस्थान में सभी बच्चे पहली से लेकर +2 तक के बच्चों को पूरे शिक्षक उपलब्ध करवाने हैं। खेल का कैसे समय होगा, अगर कल्चरल कार्यक्रम करना तो क्या होगा, उसके लिए भी क्या टीचर है। तो उन सब दृष्टि से हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं और मेरा मानना है कि हम 2-3 साल में वो सब चीजें धरातल पर लाएंगे। डे बोर्डिंग स्कूल बना रहे हैं हम, जिसमें आपकी सभी सुविधाएं होगी, लेकिन ये चीजें आने के लिए अभी थोड़ा समय लगेगा। हमारी राज्य की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि हम उसे अभी दिशा देने में थोड़ा सफल हुए हैं। हम बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। कोई भी सरकार किसी अपनी समाज को दुखी नहीं करना चाहती। कोई ऐसा नहीं चाहता कि हर चीज दुखी मन से हम करें, लेकिन उसके साधन क्या है, हमारे पास साधन क्या। अगर हमारे पास अभी 100 रुपया आ रहा है, हम खर्चा कितना कर रहे हैं, हम खर्चा काट के भी नहीं कर पा रहे। 100 रुपया आने के बाद भी हमारे अपने सोर्सेज 100 रुपया है, हम 170 रुपया खर्च कर रहे हैं। 70 रुपया हम उधार लेकर खर्च कर रहे हैं। और आप देखिए, जब उधार पर उधार लेते जाते हैं तो आपके ऊपर 1,02,075 लाख की जो जनसंख्या, वो कर्जा आप पर चढ़ा हुआ है, हम पर भी चढ़ा हुआ है। हम सरकार में हैं, लेकिन इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, इन चुनौतियों को कैसे सामना किया जाए, मैंने उस दिशा में आगे सोचा और हमने कहा हिमाचल प्रदेश में 2 ही चीजें हैं। या तो हम अपने टूरिज्म सेक्टर में बहुत अधिक विकास करें, या हम पानी के क्षेत्र में हमारे पास बिजली पैदा करें। इन दोनों क्षेत्र में भी हमारा बहुत अधिक शोषण पिछले कई सालों से हो चुका है। जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, वो इन्वेस्टमेंट ड्रेन हुआ है, यानी कि हमारी राज्य की संपदा को लूट लिया गया है और हम उसमें मूक दर्शक बने बैठे रह गए। आज मैं उसकी लड़ाई आपकी लड़ रहा हूं और मुझे विश्वास है
कि मैं इस लड़ाई को जीतूंगा भी और निश्चित तौर पर आने वाले 4 साल में 2027 तक हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटड़ी पर होगी। जो हम 170 रुपया खर्च कर रहे हैं उतना हम कमाने की स्थिति में होंगे और 10 साल में जो युवा पीढ़ी बैठी है आप देखेंगे आपकी शिक्षा के स्तर में सुधार होगा, आपके हेल्थ सेक्टर में सुधार होगा, आपकी टेक्नोलॉजी सेक्टर में सुधार होगा और 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। ये मेरा सोच है, ये मेरा विचार है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ये हिंदुस्तान का मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिन नीतियों को हम लेके चल रहे हैं उसमें कुछ लोगों को कष्ट जरूर होगा। अभी आर्थिक तंगी में कुछ कष्ट जरूर होगा, लेकिन 2-3 साल में आप उसका सुखद अनुभव करेंगे। ये विश्वास हमारी सरकार का है। 1 साल हमारी सरकार को पूरा होने वाला है। कई नियमों में बदलाव किया गया है, कई कानूनों में बदलाव किया गया है, वो धरातल पर आने लगे हैं। आज भी हमारी कैबिनेट बैठक है, आज भी हम शिक्षा नीति पर व्यापक मूलभूत सुधार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम गेस्ट फैकल्टी लेक्चरर्स लगाना चाह रहे हैं, जहां बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर लोकल मिलता है, एक मेरिटोरियस टीचर मिलता है, हम उसको लगाएंगे। उसको बोलेंगे कि आप इस बच्चों को पढ़ाइए। उनकी क्वालिटी के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाना चाह रहे हैं। इस दृष्टि से हमारी सरकार काम कर रही है और बच्चों के लिए मैं ये चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के स्तर में अच्छी गुणवत्ता आएगी तो हमारे बच्चे पूरे हिंदुस्तान में अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट किया है कॉलेजेस में, जो पॉलिटेक्निकल है, इंजीनियरिंग कॉलेज में मशीन लर्निंग स्टार्ट किया है, डाटा स्टोरेज स्टार्ट किया है। ये नए समय की टेक्नोलॉजी आ रही है। अगर हम इनको शुरू नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। अगर हम इनको शुरू करेंगे तो पूरा जगह हिमाचल प्रदेश के बच्चों का और युवा पीढ़ी का डंका बजेगा। इस दृष्टि से हेल्थ सेक्टर में भी हम बहुत बड़ा सुधार करने जा रहे हैं। हाई एंड टेक्नोलॉजी हम लाने जा रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, पैट स्कैन अभी तक नहीं है। हिमाचल प्रदेश कैंसर के क्षेत्र में हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा कैंसर का क्षेत्र बनता जा रहा है। उसके इलाज के लिए, डायग्नोज करने के लिए हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। उसको हम ठीक कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये ऐसी व्यवस्था हमें मिली है जिसको ठीक करते करते आज हम अपना पूरा समय ये व्यतीत कर रहे हैं कि किसी तरह ये इसमें दिशा तय कर दी जाए। इस दिशा को तय कर दिया गया है, अब थोड़ा इसका समय दिखने लगेगा आपको। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर हम प्यारे बच्चों को इस एड्स दिवस के अवसर पर आपको जागरूक करते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि एक बेटी ने आज इस मंच पर खड़े होकर जिस प्रकार से अपने बात को रखा है, ये प्रतीक है, ये हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत है। जो अपने जीवन से तो संघर्ष कर ही रही है, जो उनके पास एक बच्चा आया उसके लिए भी वो जी रही है। तो ऐसे जो लोग हैं उनको स्पेशल हमारे प्रेरणा के रूप में आगे लाना चाहिए। और मैं उस बेटी को अपनी तरफ से, जो उसने अपने विचार प्रकट किए हैं, अपनी तरफ से 1 लाख रुपया देने की घोषणा करता हूं कि वो इसलिए कि किसी ने तो स्वीकार किया, और जो स्वीकार करता है उसको बड़ी हिम्मत चाहिए। मैं प्रेस वालों से बोलूंगा कि उसका चेहरा उसका जो नहीं है, पर उसने आके जिस प्रकार से बताया और उसने कुछ बातें रखी है जो मैंने हेल्थ मिनिस्टर साहब से डिस्कस की है। बजट में जो हमारे ये एड्स ग्रस्त बच्चे हैं और जो डम एंड डफ और दिव्यांग बच्चे, उनके लिए हमारी एक बहुत बड़ी अच्छी योजना आने वाली है। आने वाले समय में आप उसे देखेंगे। बजट में इसलिए कह रहा हूं, बीच में घोषणा करें वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। बजट में एलोकेशन फंड हो जाता है, फिर वो धरातल पर लानी ही पड़ती है। तो इसलिए बजट में उनके लिए योजना लेके आएंगे। आप सब लोगों ने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मार्गदर्शन हमें मिला, आपका पुनः बहुत बहुत आभार।